नमस्कार स्टूडेंट्स, नीट के पेपर का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो वर्नियर कैलिपर वाला है और इसमें हमसे वर्नियर कांस्टेंट पूछा गया है। वर्नियर कांस्टेंट थोड़ा नया वर्ड लगता है कई बच्चों को। वर्नियर कांस्टेंट का मतलब एक्चुअली लीस्ट काउंट ही होता है। तो ये हमसे लीस्ट काउंट पूछ रहा है एंड लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? वन मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय total number of total number of division of वर्नियर स्केल। ठीक है, तो यहाँ पर जो वन मेन स्केल डिवीजन है कितना दिया हुआ है? 0.1 mm। ये टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल में वो वाले लिखते हैं जो मैच हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कितना मैच हुआ है। ये n+1 वाला मैच हुआ है। n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विथ, आगे जो भी लिखा है उससे मुझे मतलब नहीं है। काम की बात यह है कि कौन से नंबर का मैच हुआ। अब ये mm है, इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा और सेंटीमीटर में अपना आंसर आ जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन। सेंटीमीटर में ही पूछा है ना, ये सेंटीमीटर में पूछा गया। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? अगर मोनोक्रोमेटिक सोर्स की जगह YDAC में, YDAC की बात की जा रही है, तो अगर मोनोक्रोमेटिक सोर्स की जगह हम व्हाइट लाइट यूज कर लें तो क्या होगा? तो देखो YDAC में ऐसा कुछ होता था, दो सोर्स हुआ करते थे, S1 और S2। यहाँ स्क्रीन हुआ करती थी। अब यहाँ पर कोई कैसा भी कलर चेंज करे, एक बात हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि इस लोकेशन पर जो भी लाइट आती होगी ना, इधर से एक लाइट और इधर से एक लाइट, तो इस लोकेशन पर ये वाली लाइट और ये वाली लाइट का जो पाथ डिफरेंस होता होगा वो तो हमेशा ही जीरो होता होगा, है ना। सेंटर ऑफ स्क्रीन वाला जो पॉइंट होता है वहां पर जो डेल्टा एक्स है वो तो हमेशा ही जीरो होता है। तो यहाँ पर तो हमेशा मैक्सिमा ही बनना चाहिए, चाहे कोई सा भी कलर हो जाए। तो बस ऐसा ही कोई ऑप्शन इसमें होगा। पहला ऑप्शन कहता है इंटरफेरेंस पैटर्न ही गायब हो जाएगा, गलत है। ये वाला ऑप्शन ढूंढते हैं डायरेक्टली। यह है तीसरा वाला, देयर विल बी अ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज सराउंडिंग बाय फ्यू कलर्स। तो इसका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी पढ़ के आप देख सकते हो, आपको समझ में आएगा कि थर्ड ऑप्शन ही सही है। जैसे कि सेकंड ऑप्शन में देखो क्या कह रहा है, सेंटर पे डार्क फ्रिंज हो जाएगा, गलत है। सेंटर पे तो मैक्सिमा बन रहा है ना, तो ब्राइट फ्रिंज होना चाहिए। थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, मैक्सिमम बच्चों से बन गया होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इसमें अपने को एक ट्रुथ टेबल दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग करेक्ट बूलियन एक्सप्रेशन बताना है। अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में कूद जाऊं तो काफी सारा टाइम वेस्ट होगा। इस वजह से अपन जो इसमें सबसे इजी ऑप्शन दिख रहा है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि फोर्थ ऑप्शन कहता है बी। एक क्वेश्चन का मतलब समझते होंगे आप लोग, इस ट्रुथ टेबल को कौन सा बूलियन एक्सप्रेशन फॉलो कर रहा है ये पूछा जा रहा है। तो अगर मैं फोर्थ ऑप्शन से जाऊं तो इसको y मानूंगा और देखो ये चीज फॉलो यहाँ पर हो रही है क्या? देखो b और y इक्वल है क्या? नहीं है ना, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ठीक वैसे इस ऑप्शन में आओ। अगर मैं इसको y मानता हूं तो इसका क्या मतलब है कि अगर b को मैं 0 रखूंगा तो ये 1 मिलना चाहिए, 1 रखूंगा तो 0 मिलना चाहिए। बार का यही मतलब होता है, 0 का 1 और 1 का 0 कर देना। तो देखो ये चीज फॉलो हो रही है क्या? हो रही है ना, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0। इस वजह से यही आंसर सही हो जाएगा। बाकी अगर आप आगे के ऑप्शंस चेक करना चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में तो अपने को ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए, इजी ऑप्शन से स्टार्ट करना चाहिए और ये अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी हुज ईएमएफ इज 10, इंटरनल रेजिस्टेंस 10, इंटरनल रेजिस्टेंस 1, कनेक्टेड थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 4। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो पहले करंट लिख लूंगा जो कि होता है V बाय R। V है 10, R है 5, तो ये आ गया 2, करंट आ गया। तो बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो E माइनस आई आर होता है। तो E कितना हो जाएगा? फिर से 10, I कैलकुलेट कर चुके हो 2, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है? 1। तो अपना आंसर आ जाएगा क्या? 8, थर्ड ऑप्शन। ओके,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, इसको और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कहता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, बी दिया हुआ है, उसमें कोई मैग्नेटिक नीडल होती है जो कि 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट करती है 5 सेकेंड में, ठीक है। तो अगर इसने 20 ऑसिलेशन कंप्लीट किए 5 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट किए होंगे? 4। और 1 सेकेंड में जो ऑसिलेशन कंप्लीट होते हैं उसी को फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, और वो टाइम पीरियड का उल्टा होता है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो इसका टाइम पीरियड है वो 1/4 होता होगा। इतनी बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जा रहा है, बस यही क्वेश्चन है। तो देखो टाइम पीरियड 1/4 आ चुका है, इसके आगे सॉल्व करने के लिए आपको टाइम पीरियड का या तो फॉर्मूला पता हो या तो आपसे डेराइव करते आता हो। तो मैं यहाँ पर डेराइव कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो फॉर्मूला नहीं पता। तो डेरिवेशन के लिए यूज किया मैंने टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क आप जानते हो एम बी साइन थीटा होता है, वेयर एम रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहां से आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू एम बी बाय आई इंटू थीटा। साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाता है जब थीटा बहुत छोटा होता है। तो यहाँ आई करंट नहीं है, हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसी को याद करें, हम ओमेगा स्क्वायर बोला करते थे एसएचएम में, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई बाय ओमेगा होता था। तो ओमेगा आ चुका है, 2 पाई बाय ओमेगा यूज करते हुए इसका फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ 2 पाई स्क्वायर रूट आई बाय एम बी। यहाँ से ओमेगा निकाल के यहाँ रख दिया, उस फॉर्मूले को मैंने यहाँ यूज कर लिया। दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूँ तो बनेगा 1/64 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू आई बाय एम बी। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, दिया हुआ है, रख देते हैं, जो कि है 9.8 इंटू 10⁻⁻6। मैग्नेटिक मोमेंट ये रहा, वो भी रख दिया मैंने, x इंटू 10⁻⁻5। एंड मैग्नेटिक फील्ड ये दिया हुआ है 0.0049 को मैं लिखने जा रहा हूँ 4.9 इंटू 10⁻⁻2। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? ताकि डायरेक्टली इसको मैं 2 के टेबल से कैंसिल कर दूं। इसके आगे कैलकुलेशन है जिसमें आप लोग ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं। अब मैं यहाँ सिर्फ अपने काम की बात ढूंढ रहा हूँ, वो यही है, ये 64 इंटू 2 128 होना चाहिए, एक पाई स्क्वायर आना चाहिए, ये वाला पाई स्क्वायर। बाकी 10 की पावर्स देख लेते हैं अपन, एक 10 बच जाएगा तो 1280 आएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 4। ये ऑप्शन थोड़े से यहाँ पर मिसप्रिंट हो गए हैं। बाकी जो बच्चे सॉल्यूशन देख रहे होंगे उनके पास ओरिजिनल पेपर तो होगा ही, उनने देखा होगा ये पाई 2 नहीं है, ये पाई स्क्वायर है ना। ये भी पाई स्क्वायर है, ये भी पाई स्क्वायर है, ये भी पाई स्क्वायर। और वैसी गड़बड़ यहाँ भी की गई है, ये मीटर के बाद 2 लिखा है, ये मीटर स्क्वायर है और ये मीटर स्क्वायर है। तो इतना तो बच्चा समझदार होता है, वो समझ जाता है ना। मैं नहीं भी बताता तो आप लोग समझ जाते हैं। तो आगे बढ़ रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वायर है जिसकी लेंथ L है, रेजिस्टेंस 100 होता है, इसके 10 इक्वल पार्ट्स किए जाते हैं। तो हर एक पार्ट का क्या रेजिस्टेंस हो जाएगा? 10 ओम, है ना। टोटल 100 था, उसके 10 टुकड़े किए गए। फिर क्या कहता है? पहले के 5 सीरीज में यूज किए गए, तो जो ये सीरीज में यूज करूंगा मैं 5, तो उनका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 50। और बाकी के 5 पैरेलल में यूज किए गए, तो उनका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 10/5, है ना। सीरीज में 5 टाइम्स हो जाएगा और पैरेलल में 5 टाइम्स से डिवाइड हो जाएगा। सीरीज में बढ़ जाता है, पैरेलल में कम हो जाता है। फिर क्या कहता है? इन दोनों को फिर सीरीज में यूज कर लिया, तो आंसर क्या हो जाएगा इन दोनों को मिला करके? 52, सेकेंड ऑप्शन। आगे बढ़ता हूं। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया गया है ब्लॉक ए पर, मास दिया हुआ है दोनों ब्लॉक्स का, फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं है। तो पूछा है ब्लॉक ए ने ब्लॉक बी पर क्या फोर्स लगाया। तो पहले तो एक्सेलरेशन लिख लूंगा जो कि फोर्स अपॉन मास होता है। तो 4 से 10, मास है 5, टोटल मास लिखा है मैंने, तो एक्सेलरेशन आ गया 2।
उसके बाद मैंने ब्लॉक बी का एफबीडी बना दिया और मान लिया कि ब्लॉक ए ने ब्लॉक बी पर नॉर्मल लगाया है, देन ब्लॉक बी पर यूज कर लिया मैंने फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से नॉर्मल की वैल्यू आ गई 6, यही पूछा गया था, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टाइटली वाउंड 100 टर्न्स कॉइल ऑफ रेडियस, बाकी और भी कुछ लिखा हुआ है, हम काम की बात में आ रहे हैं कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है इसके सेंटर पे, है ना। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट आई बाय 2r होता है एक टर्न की वजह से, और अगर ऐसे बहुत सारे टर्न्स होते हैं तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। वैल्यू रखता हूँ, म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, करंट दिया होगा 7 एम्पियर और नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए होंगे 100, रेडियस भी दिया होगा, कहाँ गया रेडियस, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻1 मीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे, पाई की वैल्यू मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ 22/7, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर 2 22 से मल्टीप्लाई होके 44 बनाएगा, सभी ऑप्शंस 44 वाले हैं। आगे 10 की पावर्स देख लेते हैं, 10 की पावर क्या बनने वाली है, ये 10 की पावर -7 है, 10 की पावर 3, ये हो गया 10 की पावर -4, तो ये आ जाएगा 4.4 इंटू 10 पावर -3, मतलब कि 4.4 मिली टेस्ला, 10 पावर -3 का मतलब मिली होता है, इसका तीसरा ऑप्शन आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, फ्री के मार्क्स लिए गए होंगे यहाँ पे, यही आप जानते हैं कि इक्वल टू VS बाय, गलत लिख दिया मैंने, VP बाय VS होता है, और हमसे पूछा क्या जा रहा है VS बाय VP, मतलब इसी का रेसिप्रोकल पूछा गया है, तो आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा 2। आगे बढ़ता हूं, द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ, यहाँ कुछ गायब हो गया, अच्छा वो ग्राफ से समझ सकते हैं अपन, यहाँ पक्का 1/λ² होगा, है ना। The graph which shows the variation of 1/λ² with its kinetic energy E, where lambda represents de Broglie wavelength of a free particle is. सिंपल है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है h/mv, और क्योंकि ये लैम्डा स्क्वायर की बात कर रहा है तो मैं पहले ही स्क्वायर कर दे रहा हूं, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब कहता है 1/λ², तो मैंने दोनों तरफ उल्टा कर दिया, तो ये बना m/h इंटू mv², ठीक। उसके बाद मैंने इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से हमको समझ में आया कि 1/λ² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k, और जब भी कहानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की होती है ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होता है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। इसमें क्या लिखा है, अच्छा असर्शन रीजन है शायद, हाँ। पहला कहता है एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सही बात है, एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल, यही गलत हो गया, हर एक एटम स्टेबल थोड़ी होता है, अगर हर एक एटम स्टेबल होता तो फिर तो केमिस्ट्री पढ़ना ही नहीं पड़ता भाई, एटम अनस्टेबल होता है ना, मतलब कुछ कुछ एटम्स अनस्टेबल होते हैं ना, तभी तो केमिकल रिएक्शन होता है, और तभी तो एक सब्जेक्ट और हो जाता है। तो यहीं से समझ में आ रहा है कि ये सेकंड स्टेटमेंट, इसका सेकंड स्टेटमेंट कैसा है, गलत। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका। समझ गए होंगे बात को, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट स्टेबल, तो जो कि गलत बात है ना, सारे के सारे एटम्स थोड़ी ना स्टेबल होते हैं, कुछ अनस्टेबल भी होते हैं, तो इसका सेकंड स्टेटमेंट गलत है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक पत्थर को ऐसे सर्कल में घुमाया जाता है, तो रस्सी में कुछ टेंशन होता होगा, जो कि कितना होता होगा, m ओमेगा स्क्वायर r। अब कहता है कि ओमेगा को अगर डबल कर दिया जाए तो टेंशन कितने से बढ़ जाएगा, यही दिख रहा है ना। अगर आप इसको डबल करोगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा ना, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो सीधा सीधा सेकंड आंसर आ जाएगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये मुझे लगता है सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये थ्योरी बेस्ड है। जिस बच्चे को थ्योरी रटी होगी उससे बन जाएगा, इसमें एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ नहीं है, है ना। फिर भी मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से बोल दे रहा हूं। देखो, सोलर सेल का जो ग्राफ होता है आई और वी वाला, उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो इसका कुछ ना कुछ ग्राफ तो होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड बायस्ड में ऐसा आता है या रिवर्स बायस्ड में कुछ ऐसा चला जाता है। तो यही बात मैं कह रहा हूँ कि ये ग्राफ जिस बच्चे को रटा हुआ है पहले से, उसने क्वेश्चन कर दिया होगा। इस क्वेश्चन में समझाने जैसा कुछ नहीं है, थ्योरी बेस्ड है। आप इसकी थ्योरी देख लें एनसीईआरटी में, उससे आप मैच कर सकते हैं, ए ऑप्शन ही आता है। ठीक है, इसमें सॉल्व करने जैसा कुछ नहीं है। जैसे इनऑर्गेनिक या बायो का पार्ट होता है ना, कि पहले से कोई चीज याद है तो टिक मारे आगे बढ़ गए, ये ठीक वैसा ही प्रॉब्लम है। तो इस वजह से इसमें सॉल्व करने जैसा कुछ है नहीं, मैं जानबूझ के इसको सॉल्व कर नहीं रहा हूँ। इसमें दो बातें आपको पता होनी चाहिए, एक सोलर सेल का ग्राफ कैसा होता है, और एक रिवर्स बायस में जो पीएन जंक्शन होता है उसका ग्राफ कैसा बनता है। आई थिंक रिवर्स बायस्ड वाला याद होता है बच्चों को, ऐसा कुछ आता है, तो उसको देख करके आप इसका आंसर कंफर्म कर सकते हैं। इसमें सॉल्व करने जैसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप करके आगे जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है वर्क डन इन द पाथ BC। देखो, B से C एक आइसोकोरिक प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क क्या होता है, 0। तो ये आ गया इसका पहला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। एक थिन स्फेरिकल शेल है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाता है दो पॉइंट्स के बीच में, C और P के बीच में, तो आंसर 0 होगा ना, क्योंकि आपको पता है शेल के केस में अंदर वही पोटेंशियल होता है जो सरफेस पे होता है, तो जो पोटेंशियल यहाँ है वही यहाँ पे है, तो डिफरेंस क्या होगा, 0। तो इसका फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। अगेन आगे बढ़ते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड about an axis passing through its midpoint and perpendicular to the rod। ये बात कर रहा है हमसे ml²/12 की। ठीक, अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, मास भी दिया हुआ है, और यहां से लेंथ पूछा जा रहा है, तो ये तो कोई भी कर सकता है ना, लेंथ ही तो पूछा है, यहां से हम लेंथ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं कर ही देता हूँ कैलकुलेट, नहीं तो कोई बच्चा सोचेगा सर ने आधे में ही छोड़ दिया। 2 जानबूझ के 2 से 2 के टेबल से कैंसिल कर रहा हूँ, तो ये 2 2 जा 4, 2 12 टाइम्स, तो ये बना 12 × 12 × 2 = L²। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट करूंगा तो 12 12 दो बार है, तो 12 बाहर आ गया, 2 एक ही बार था तो √2 हो गया। अब यहाँ पर आप √2 की वैल्यू रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अब मुझे एक बार मुझे आंसर चेक कर ही लेने दो ना, मुझे गड़बड़ लग रहा है आंसर। हाँ, ये मैंने गलती से 2 ऊपर लिख दिया, ये 2 जब इस तरफ आएगा तो डिवाइड में जाएगा ना, तो ऐसा होता है, और जब रूट लगता तो 12/√2 हो जाता। फिर इसमें आप √2 की वैल्यू रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर मोशन मेंटेन्स व्हाट। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जाता है तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलता रहता है, इस वजह से वेलोसिटी वेरिएबल है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी बदल रहा होता है, तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है। तो सीधे सीधे इसका फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, वेलोसिटी भी वेरिएबल, एक्सेलरेशन भी वेरिएबल। आगे आते हैं। अगेन ये थ्योरी प्रॉब्लम, अगेन इसमें मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा बोल दे रहा हूँ। देखो, जैसे बोल रहा है फोटोन की एनर्जी इतनी होती है, सही बात है,
फोटोन लाइट की स्पीड से चलता है, सही बात है। फोटोन का मोमेंटम इतना होता है, ये भी सही बात है। ये पता नहीं बच्चों को याद है या नहीं, कैलकुलेट करके बता देता हूं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं E इज इक्वल टू एच इंटू म्यू होता है और जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है वो h बाय पी होता है। तो अगर मैं यहाँ से h की वैल्यू उठा के, नहीं h नहीं, क्या एलिमिनेट करना है यहाँ देख लो, E एलिमिनेट करना है। एक मिनट, हाँ यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ होने वाली है मुझसे, एक बार चेक कर लूँ मैं। एक काम करते हैं ना, सॉल्व क्यों कर रहे हैं, इसका एलएचएस और आरएचएस चेक कर लेते हैं बस। तो जो डी ब्रॉगली का मोमेंटम है वो हम इससे लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी यूज करते हुए। तो पी कितना हो जाएगा, एच बाय लैम्डा, तो एलएचएस हो गया इसका एच बाय लैम्डा। आरएचएस लिखता हूँ, आरएचएस हुआ एच इंटू बाय सी। हम फिर उसके बाद जानते हैं सी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होता है। तो देख सकते हो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया और 1 इक्वल टू 1 आ गया। इसका ये मतलब है कि ये इक्वेशन सही है, ठीक है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जैसा मेरा अचानक से यहाँ दिमाग नहीं चल रहा था, आपका भी हो सकता है एग्जाम में दिमाग ना चला हो, आप स्टक हो गए हो, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फिर सिंपल एलएचएस इक्वल टू आरएचएस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन भी सही है। फिर डी में आते हैं। डी में कहता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन कोलिजन, इसमें टोटल एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहते हैं, सही बात है, ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर आखिरी स्टेटमेंट, फोटोन फोटोन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, यही ऑप्शन गलत है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ABCD सही होगा, जो कि सेकंड वाले में लिखा हुआ है। सेकंड वाला आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का दिया हुआ है 2t-1, अगर इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो वेलोसिटी आएगी 2। फिर फोर्स भी दिया हुआ है और पावर पूछता है। पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो फोर्स है 5, वेलोसिटी है 2, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 10। ए ऑप्शन हो गया। ये बड़ा मजेदार सवाल आया था, कई बच्चों ने मैसेज करके मुझसे पूछा कि सर ये वाला सॉल्व करके बताओ। तो मेरा स्टेटमेंट ये है कि इस क्वेश्चन को ना बिना सॉल्व किए भी सही आंसर टिक मार के आगे जा सकते थे, क्योंकि सब पूछा क्या गया है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना वो 1 से ज्यादा होता है। तो बस आपको यही देखना था कि कौन सा ऑप्शन 1 से ज्यादा है, यही वाला ज्यादा है, क्योंकि √5 कितना होता है 2.236, तो यही चीज बस 1 से ज्यादा आएगी, बाकी सारे ऑप्शन 1 से कम हो जाएंगे। जैसे कि ये देखो कितना बनेगा 1.73/2, 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा है, ये तो और छोटा होगा। तो ऐसे ना आप इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए अपना टाइम सेव करते हुए इस सही ऑप्शन पे टिक मारते हुए आगे बढ़ सकते थे। तो ये तो हो गया इसका ऑल्टरनेटिव अप्रोच। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व ऐसे कर सकते हो कि यहाँ से लाइट रे अगर ग्रेज करके जा रही है तो ये एंगल C होता है, तो ये वाला अपने आप क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 90 - C, क्योंकि इन दोनों का सम ये वाला एंगल होता है, ये आपको पता होगा, है ना, R1 + R2 = A होता है। तो ये C है, ये 90 है, तो ये हो गया 90 - C। अब यहाँ पर आप स्नेल्स लॉ लगा लो, तो क्या लिखोगे 1 sin 30, 1 sin 30 का हाफ है यहाँ, इज इक्वल टू म्यू टाइम्स साइन ऑफ 90 - C, ऐसा लिखोगे। इस जगह पर स्नेल्स लॉ लगाया है, तो ये बना 1/2 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स cos C। अब इस cos C को मैं लिखने जा रहा हूँ म्यू टाइम्स स्क्वायर रूट
1 माइनस साइन स्क्वायर सी। देन साइन सी की वैल्यू हमको पता होती जो कि 1/μ होती है। ऐसा कुछ हुआ, इसके आगे बन जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये बनेगा 1/4 इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से आ गया म्यू इज इक्वल टू √5/2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा जा रहा है, ये तो और ही इजी है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये गया 2 और 2 कितना हो गया 1, और फिर से 2 और 2 कितना हो गया 1, और फिर 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। तो आंसर आ जाएगा 2 माइक्रोफैरेड, मतलब कि पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सॉलिड एंगल का डायमेंशन किससे मैच करेगा। तो सॉलिड एंगल बता दूं कि ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है एरिया बाय आर स्क्वायर के इक्वल। जो भी होता है फॉर्मूले से हमको मतलब नहीं है, काम की बात यह है कि ये डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस नहीं बोलते हैं इसको, एक काम करते हैं, नहीं सही बोल रहे हैं, डायमेंशन लेस होता है। मैं यूनिट लेस लिखने वाला था गलती से। तो सॉलिड एंगल का जो भी फॉर्मूला होता होगा उससे मतलब नहीं है, काम की बात यह है कि डायमेंशन लेस होता है। तो बस यही ढूंढना है आपको कौन से ऑप्शन में डायमेंशन लेस चीज लिखी हुई है। तो पहला ऑप्शन है। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो ये भी तो डायमेंशन लेस हुआ ना। एंगल, एंगल क्या होता है, एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, ये भी कैसा हुआ डायमेंशन लेस। इसका सीधा सीधा पहला ऑप्शन हो जाएगा। इसमें सेकंड ऑप्शन दिया है क्या? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ ले रहा हूं मैं, मुझे लग रहा है गलत दिया होगा शायद। The quantities which have same dimension as those of solid angle are। हाँ तो यहाँ आंसर 2 लिखा हुआ है, मुझे लगता है गलत है। ठीक, आंसर यही होगा फर्स्ट वाला। वो हो सकता है जो बंदा पीपीटी बना रहा हो उसने गड़बड़ कर दी हो, पहला ऑप्शन आएगा इसका। हाँ इसका पहला आंसर ही है। ठीक है, इस पे ध्यान मत देना आप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ स्टील वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, इलास्टिक लिमिट दी है और यंग्स मॉडुलस भी दिया है। देखो स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन होता है, ये हमको पता है। इलास्टिक लिमिट की हेल्प से इसने स्ट्रेस ही दिया हुआ है, तो स्ट्रेस हो गया 8 × 10⁸, यंग्स मॉडुलस हुआ 2 × 10⁻11, डेल्टा एल हमको नहीं पता, लेंथ 1 मीटर है, तो यहाँ से चेंज इन लेंथ आ जाएगी, कितना आ जाएगा 4 mm। है क्या ऐसा कोई फर्स्ट ऑप्शन? ठीक, आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत देर से बोल रहा हूँ, पानी पी लूं। इस क्वेश्चन में बोला जाता है कि ये एक सोलेनॉइड है, दूसरा सोलेनॉइड है, और बीच में एक मैग्नेट ऐसे मूव करके जा रहा है, तो इनमें करेंट्स का क्या डायरेक्शन होगा। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जब इसका नॉर्थ यहाँ से दूर भागेगा, तो यहाँ जब इस मैग्नेट का नॉर्थ भागेगा, ये देखो नॉर्थ दूर जा रहा है, तो इस सोलेनॉइड का साउथ यहाँ और नॉर्थ यहाँ बनेगा, वैसे ही इस वाले का साउथ इधर और नॉर्थ इधर बनेगा। ठीक है, अब अगर इसका नॉर्थ और साउथ ऐसा है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता होगा, एक बार फिर से मैं चेक कर लूं, अगर ये मैग्नेट इधर जा रहा है तो ये इसको क्या बोलेगा, नहीं दूर मत जाओ, तो ये इसको खींचेगा अपनी तरफ। कैसे खींचेगा, साउथ बना के। वैसे ये इसको क्या बोलेगा, नहीं मेरे पास मत आओ, तो ये इसको मना करेगा, ये इसको रेपल करेगा, तो ये भी अपना साउथ बना लेगा। चलो सही है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं मैग्नेट के अंदर या सोलेनॉइड के अंदर, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती हैं।
तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, ठीक है। और ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कब आया होगा, जब राइट हैंड थंब रूल ऐसे लगा होगा, है ना, ऐसे, मतलब करंट ऐसा गया होगा घूम के मतलब ए से घूम के करंट ऐसा बी की तरफ गया होगा। ये थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, कैमरे में क्या है, थोड़ा डेप्थ ऑफ फील्ड वगैरह रिकॉर्ड नहीं होता है, वो क्या आमने सामने जब बात होती है ना तो डेप्थ थोड़ा अच्छे समझ में आता है। मतलब ये मैं हवा में हाथ घुमा रहा हूँ, ये आमने सामने जब बात होती है तो थोड़ा अच्छे से समझ में आता है। हो सकता है कैमरे में उतने अच्छे से आपको क्लियर ना हो पा रहा हो कि मेरा हाथ कैसे घूमा, तो आपको थोड़ा खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी मैं फिर से समझा दे रहा हूँ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है तो करंट इसमें ऐसा रहा होगा, ए से बी। तो ये जो पहला सोलेनॉइड है इसमें हो जाना चाहिए ए से बी, ए से बी दो ऑप्शन में है, तो ये तो गलत होगा, ठीक। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, यहां पर फील्ड भी ऐसा रहा होगा साउथ से नॉर्थ। अब अगर यहाँ पर ऐसा फील्ड है तो करंट ऐसा घुमा होगा, ऐसा ऐसा घूमेगा, तो ये किधर से किधर आएगा, डी से सी आएगा, ऐसा घूम रहा है ना, पीछे से घूम के आ रहा है। ये देखो फिर से बता रहा हूँ, अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड है तो राइट हैंड थंब रूल ऐसे लगाऊंगा तो करंट ऐसा पीछे से घूम के आ रहा है, मतलब डी से घूम के सी की तरफ आ रहा होगा, तो डी से सी जाएगा इसमें करंट ऐसा तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी का फॉर्मूला gm/r² होता है। अब कहता है किसी प्लैनेट का जो मास है वो 1/10 हो चुका है, तो इसका एक 1/10 पार्ट कंट्रीब्यूट किया और डायमीटर हाफ कर दिया। डायमीटर हाफ करेंगे तो रेडियस भी हाफ हो जाएगा, और अगर मैं इसको हाफ करूंगा, अगर मैं रेडियस को हाफ करूंगा तो इसकी वजह से एक 1/4 वाला फैक्टर आना चाहिए। तो जो तो ये कितना बनेगा, ये 4/10 बनेगा, मतलब कि 0.4, है ना। इसका मतलब है कि उस प्लैनेट पर जो जी रहा होगा वो 0.4 टाइम्स जी ऑफ अर्थ हो गया होगा। एंड अर्थ का कितना होता है, 10 यूज करते हैं, लेकिन 10 जैसे मुझे ऑप्शन यहाँ दिख नहीं रहे हैं, तो पक्का 9.8 यूज करना होगा। तो ये दोनों चीजें आप मल्टीप्लाई कर लो, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 और 3 39, तो ये आ गया 3.92, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा इसमें। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से ये थोड़ा टाइम वेस्ट करने वाला क्वेश्चन लग रहा है मुझे, हाँ वैसे ही है। ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन ने कहाँ से कहाँ जंप मारा, उसके अकॉर्डिंग क्या लैम्डा एमिट किया होगा। तो इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो यहाँ पर आप समझदारी ये दिखा सकते थे कि कोई एक चीज पकड़ के उसको सॉल्व कर लो, इनमें जो आपको इजी लगता हो। तो मेरे हिसाब से ये इजी है, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा। मैं कहूंगा 4 से 2 जा रहा है, मतलब 13.6 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, और यही गया होगा रेडिएशन के फॉर्म में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ hc/लैम्डा, और यहाँ से लैम्डा आप कैलकुलेट कर लेंगे, आप सही ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। तो जो आप यहाँ से लैम्डा सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ आ जाएगा। मैंने एक बार सॉल्व करके चेक कर लिया है, घबराने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर आ जाता है, बस मैं यहाँ पर कैलकुलेशन अवॉइड कर रहा हूँ। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहता है ये भी थ्योरी वाला क्वेश्चन है, एक अनपोलराइज्ड लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है ब्रूस्टर्स एंगल पे, तो जो उसकी रिफ्लेक्टेड लाइट होती है ये 100% पोलराइज्ड होती है, और जो रिफ्रैक्ट करके जाती है वो पार्शियली पोलराइज्ड होती है। तो बस आपको यही देखना है कि किस ऑप्शन में लिखा है, फोर्थ ऑप्शन। डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन उठा के पूछ लिया। यहाँ पर मैच द कॉलम है, ये भी आपको रटा होता है कि फेरोमैग्नेटिक का जो एक्स होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 1 से बहुत ज्यादा होता है, और पैरामैग्नेटिक का स्मॉल पॉजिटिव होता है। तो बस ये दो आप मैच कर लो। बी का थर्ड एंड सी का फोर्थ कहाँ लिखा है ये आप देख लो। बी का थर्ड एंड सी का फोर्थ पहले वाले में लिखा है, तो
पहला वाला आंसर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ता हूं। कहता है दो ऑब्जेक्ट होते हैं, दोनों का मास सेम होता है, इनका कोलिजन हो जाता है, V1 से आ रहा था, और जो कोलिजन है वो कंप्लीटली इनइलास्टिक है। तो कंप्लीटली इनइलास्टिक में क्या होता है, ये साथ में चलते हैं, किस वेलोसिटी चलते हैं, v मान ले रहा हूं, और मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दूंगा। तो इनिशियल मोमेंटम हुआ mv1, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा 2mv। इसको इन्होंने v2 कहा है क्वेश्चन वालों ने, तो यहाँ से जो v1 बाय v2 है उसकी वैल्यू 2 आ जा रही है, तो सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला जाता है कि फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा उसका मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो देखो सबसे पहले अल्फा पार्टिकल गया है, तो अल्फा पार्टिकल क्या करता है, 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन लेके भाग जाता है, तो इस वजह से यहाँ से 2 से कम हो जाएगा, यहाँ 4 से कम हो जाएगा, 286 बन गया, ऐसा हुआ। देन उसके बाद E प्लस दिख रहा है, E प्लस तब होता है जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। फिर यहाँ बीटा माइनस दिख रहा है, ये तब होता है जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, और ये एक ही होते हैं, तो यहाँ पर भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ होगा। तो आप इसको तो स्किप मार सकते हो, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हो गए ना, इन दोनों ने एक दूसरे को नलिफाई कर दिया होगा, इसको स्किप मार के डायरेक्ट यहाँ आ सकते हो। तो यहाँ देख सकते हो एक न्यूट्रॉन कम हो जाएगा और एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा, तो एक प्रोटॉन बढ़ा दूंगा, तो ऐसा कि इसमें लिखा है फोर्थ ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ था तो मैंने सुधार दिया है। एसएचएम का क्वेश्चन है, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड पूछा जा रहा है, तो एम्पलीट्यूड तो सीधा सीधा 5 हो जाएगा, और सबको पता है टी का कोफिशिएंट ओमेगा बताता है, तो ओमेगा यहाँ पर पाई हो जाना चाहिए, एंड टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा रख दूंगा तो टाइम पीरियड 2 आ जाएगा, तो इसका ये आंसर आ जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कहता है एक डिस्क है जो कि वाटर सरफेस के ऊपर रखी हुई है, अब इसको अगर ऊपर खींचना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सिंपल है, फोर्स होता है सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट। सरफेस टेंशन दिया हुआ है, ये रहा 7/100 इंटू 2 इंटू पाई हो जाएगा 22/7, और रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस है 4.5 मतलब कि 9/2। अगेन इसको सॉल्व करेंगे, 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, तो ये आ गया 1.98। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा यूनिट सुधारना पड़ेगा मुझे, ये सेंटीमीटर में था, है ना, ये सेंटीमीटर में था, तो 10⁻⁻² और लगाना चाहिए, तो यह आया 1.98 इंटू 10⁻²। ऐसा किस ऑप्शन में लिखा है, ए ऑप्शन में, है ना, इसको कन्वर्ट करोगे तो यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा लॉजिक गेट है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को ऑप्शन एलिमिनेशन से ही सॉल्व किया जाता है। एक बार यहाँ से 1 और 0 भेज के देख लो, तो यहाँ से 1 और 1 जाता, फिर ये 1 और 1 यहाँ से निकल के क्या हो जाता, 0। वैसे यहाँ पर 0 और 0 जाता, तो वो यहाँ से निकल के क्या हो जाता, 1। फिर ये 0 और 1 यहाँ आता, और यहाँ से निकल के फिर क्या हो जाता, 0। तो 1 0 पे 0 मिला, ये 1 0 पे जो 0 है ऐसी हरकतें एंड गेट ही करता है, शायद फोर्थ ही होता होगा। एक और चेक कर सकते हो, ऐसे प्रॉब्लम्स ऑप्शन एलिमिनेशन से ही किए जाते हैं। एक बार क्या काम करते हैं अपन, 1 और 1 भेज के देख लेते हैं, तो 1 और 1 भेजता, तो फिर से यहाँ तक तो ये 0 हो जाता, ये यहाँ भी 1 और 1 होता, फिर 1 और 1 यहाँ पे 0 बन जाता, फिर 0 0 यहाँ पर आते आते फिर से 1 हो जाता, यहाँ फिर से 1 हो जाता। तो देखो 1 0 पे 0 मिला था, 1 1 पे 1 मिला, ऐसी हरकतें कौन करता है, एंड गेट करता है, इस वजह से इसका यही आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे वगैरह वगैरह लिखा है, ठीक है, इसको बाद में चेक करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि जो पोटेंशियल है वो इतना होता है। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं से पता चल गया ये गलत है, क्योंकि इन्होंने ये एक्चुअली 2kp/r² लिख दिया है और एक्चुअली में kp/r² होता है। तो इसका सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो इसका थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट को। अच्छा, उसी के सॉल्यूशन के लिए जगह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक पॉइंट P यहाँ पर है, Q यहाँ पर है, तो किसकी स्पीड ज्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है P की, क्योंकि अगर हम प्योर रोलिंग का ही एग्जांपल ले लें, वैसे प्योर रोलिंग कर रहा है क्या? नहीं, रोलिंग बस लिखा हुआ है ना। अगर प्योर रोलिंग का ही एग्जांपल ले लें तो लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0 होती है, सेंटर की v हो जाती है और सबसे ऊपर वाले की 2v हो जाती है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं स्पीड बढ़ती है, तो p की ज्यादा होती होगी, q की कम होती होगी, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, p ज्यादा तेज मूव कर रहा होगा। आगे देखते हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी थ्रू अ रेजिस्टर। अब कहता है गैप के बीच में क्या हो रहा है। तो आप लोगों को पढ़ाया गया था कि गैप के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट माना जाता है, और जब क्वेश्चन इसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो इसी को ये सिंपल वाले करंट या फिर कंडक्शन करंट के इक्वल मान लेते हैं। तो ऐसा बस ये देख लो कि इस ऑप्शन में लिखा है, सेकंड वाले में ही लिखा है कि गैप के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट होता होगा और उसका मैग्नीट्यूड आई जितना ही होता होगा और डायरेक्शन भी सेम होता होगा। तो ये भी डायरेक्ट थ्योरी वाला प्रॉब्लम था जिसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थ्योरी वाला प्रॉब्लम है। सीधे अब मैं इसमें गलत ऑप्शन में आ रहा हूं, ठीक है, रॉन्ग ऑप्शन ही पूछा गया है। तो कहता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है दे ओरिजिनेट फ्रॉम चार्जेस मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तो यही गलत हो गया है ना। जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तब वो ईएम वेव जनरेट करता है ना। जब कोई पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तब वो ईएम वेव जनरेट करता है। इस वजह से फोर्थ वाला गलत हो जाएगा, और क्योंकि गलत ही पूछा है इसलिए वही हमारा आंसर होगा। फिर कहता है कि स्मॉल टेलीस्कोप है जिसका ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ मतलब एफओ दिया हुआ है, एंड आईपीस का फोकल लेंथ भी दिया हुआ है एफई। मैग्नीफाइंग पावर पूछ रहा है, तो फॉर्मूला होता है ना इसका FO/FE, मतलब इनका रेशो पूछ रहा है, इसको डिवाइड कर दो बस 28 आ जाएगा, है ना। 140/5 इक्वल टू 28। आगे बढ़ता हूँ। दो हीटर होते हैं जिनका पावर दिया हुआ है। तो देखो जो पावर होता है हीटर का वो V²/R होता है, मतलब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। मतलब इसको डबल करूंगा तो ये हाफ हो जाएगा, या इसको डबल करूंगा तो ये हाफ हो जाएगा, या फिर ऐसे बोल सकते हो P/R मस्ट बी अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो इस बात का फायदा उठाते हुए मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि अगर मैं इसका रेजिस्टेंस R मान लूं तो इसका अपने आप 2R हो जाएगा, बिकॉज P/R मस्ट बी अ कांस्टेंट वैल्यू। देख लो यहाँ पर P/R क्या हो रहा है 2R, यहाँ पर भी P/R क्या हो रहा है 2R। तो इस कंडीशन को यूज करते हुए मैंने ऐसा कर लिया। फिर कहता है इन दोनों हीटर को एक बार सीरीज में यूज किया गया, एक बार पैरेलल में, तो रेशियो ऑफ पावर बताओ। तो देखो अगर आप इनको सीरीज में यूज करोगे तो जो R इक्विवेलेंट है वो 3R आ जाएगा, और अगर आप पैरेलल में यूज करोगे तो R इक्विवेलेंट जो है वो 2R/3 आ जाएगा। ये तो रेजिस्टेंस आ गया। अब पावर की बात कर रहा है तो फिर से सेम फॉर्मूले में चला जाऊंगा। मैं कहूंगा कि P1/P2 या P सीरीज बाय P पैरेलल इज इक्वल टू V² बाय सीरीज का क्या लिखूंगा 3R, और पैरेलल में फिर V² बाय पैरेलल का क्या लिखूंगा 2R/3, है ना। तो ये सॉल्व करके अपना आंसर आ जाएगा 9/2 या फिर 2/9 वाला। तो
तो एक ही ऑप्शन है ऐसा 2/9 वाला, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कौन सा प्रेशर ज्यादा है। तो टेम्परेचर इज इक्वल टू V इंटू पी बाय एन आर लिख सकते हैं, और इसको हम y इज इक्वल टू m इंटू एक्स की दृष्टि से देख सकते हैं। तो ये स्लोप हो जाएगा, मतलब जिधर स्लोप ज्यादा होगा उधर P बाय एन आर ज्यादा होगा, मतलब जहाँ स्लोप ज्यादा होगा वहाँ प्रेशर ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा स्लोप इसका है, फिर इसका, फिर इसका, तो ये आंसर आ जाएगा। सबसे ज्यादा P1 होता होगा, फिर P2, फिर P3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें क्वेश्चन का पार्ट गायब लग रहा है मुझे, सिर्फ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन का जो ग्राफ है वो ऐसा था, पेपर है मेरे पास, उसे देख के बना दे रहा हूँ। वीटी ग्राफ था, अब बोला जा रहा है इस वीटी ग्राफ से एटी ग्राफ बना दो। तो बड़ा सिंपल है, पहले कोई वेलोसिटी नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं है, तो शुरुआत में एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। ड्रॉ कर लेते हैं, शुरुआत में एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। उसके बाद स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है मतलब एक्सेलरेशन 0, फिर स्लोप नेगेटिव है मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो ऐसा किस ऑप्शन में है आप देख सकते हो, थर्ड वाला ऑप्शन है। आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन माना जा रहा है आज की डेट पे नीट का। ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर जो डायोड लगा हुआ है, अगर उस डायोड का भी रेजिस्टेंस कंसीडर कर लिया जाए, फॉरवर्ड वाला, अगर फॉरवर्ड बायस मानते हुए इसका रेजिस्टेंस भी कंसीडर कर लिया जाए, तो किस वाले ऑप्शन में इस ब्रांच का रेजिस्टेंस 15 हो सकता है, क्योंकि तभी तो ये बैलेंस बनेगा। बैलेंस में क्या होता है, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस होता है, तो 10/10 हुआ 1, तो यहाँ पर भी 15/15 होना चाहिए, तभी 1 होगा। ठीक है, तो बस आपको यही देखना है चारों ऑप्शन। तो सबसे पहले ये देखो कौन सा वाला फॉरवर्ड बायस्ड है। एक ये फॉरवर्ड बायस्ड है और एक ये वाला फॉरवर्ड बायस्ड है। ये रिवर्स बायस्ड है, ये भी रिवर्स बायस्ड है, तो ये दोनों गलत हो गए। फिर सोच के देखो 15 किस में पॉसिबल है, इसी में है ना पॉसिबल। अगर इस डायोड का रेजिस्टेंस किसी तरीके से 10 हो जाए और ये 5 दिया हुआ है, तो 10 + 5 15, सिर्फ एक मिनट, गलत ऑप्शन समझा दिया ना मैंने, इस पे तो क्रॉस लगा रखा है ना, माफ करना, मुझे इस पे आना चाहिए। मुझे फिर से बोलता हूं मैं कि देखो, पहली बात तो फॉरवर्ड बायस्ड होना चाहिए, तो ये दोनों तो रिवर्स बायस्ड हो गए, तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गए, बचे ये दोनों, ठीक है, फॉरवर्ड बायस्ड वाले। अब इसमें बस आपको ये देखना है कि किसमें 15 हो सकता है, तो इसमें पॉसिबिलिटी 15 होने की। अगर डायोड का रेजिस्टेंस 10 हो जाए, ठीक है, तो इसी यहाँ पर 15 की पॉसिबिलिटी है, इस वजह से ये आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ डायोड का रेजिस्टेंस कुछ भी हो जाए, इसका जो भी रेजिस्टेंस आएगा ना वो 5 से ही छोटा होगा, है ना। पता नहीं बात आपको पता है या नहीं, R1 R2 बाय R1 + R2 पैरेलल वाला जो फॉर्मूला होता है, ये हमेशा R1 से छोटा होता है और R2 से भी छोटा होता है। तो ठीक वैसे यहाँ पर जो भी आएगा ना वो 5 से छोटा ही होगा, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो इसको भी अपन ने गलत बोल दिया, बचा यही ऑप्शन, यही आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की बात की जा रही है, 2π√L/g होता है। कहता है मास को 3 टाइम्स कर दिया, तो मास से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। आगे कहता है कि लेंथ को हाफ कर दिया, तो यहीं पे दिख रहा है, अगर इस लेंथ को हाफ किया जाएगा, अगर इसको हाफ करोगे तो इस रूट की वजह से 1/√2 टाइम्स आंसर हो जाएगा। पहले वाले का टाइम पीरियड दिया हुआ है क्या? अच्छा, तो आंसर ही आ गया ना अपना, 1/√2 टाइम्स हो रहा है। अब इसमें पूछा क्या है, देन द न्यू टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, ओरिजिनल टाइम पीरियड का कितना टाइम्स है,
ये 1/√2 आ रहा है अपना आंसर, है ना। Then the new time period of oscillation is times the original time period, then the value of x is। देखो अपना आंसर आता है 1/√2, ठीक है। सही ऑप्शन यहाँ पर 1/√2 होना चाहिए था। अब क्योंकि 1/√2 है नहीं तो बच्चा मजबूरी में यही टिक करेगा। या हो सकता है यहाँ लैंग्वेज थोड़ी आगे पीछे हो गई है, ठीक है। यहाँ से जो सॉल्व करके आया है उसका ये मतलब है कि जो नया टाइम पीरियड है वो पुराने वाले टाइम पीरियड का 1/√2 टाइम्स होता होगा। तो इसी को कोई ऐसा भी लिख सकता है, अब क्योंकि 1/√2 वाला ऑप्शन है नहीं तो मजबूरी में इसी पे टिक मारेंगे, √2 वाले पे। आगे बढ़ते हैं। कहता है कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए होगी किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से उठा के 2r रेडियस के ऑर्बिट में भेजने के लिए। तो देखो अगर वो सरफेस पे होता तो जो उसकी एनर्जी होती वो होती -G/m/r, और अगर वो सैटेलाइट बन जाता तो जो उसकी एनर्जी होती वो होती -G/m/2 टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक। अब ये जो 2r है वो सरफेस से दिया हुआ है तो सेंटर से कितना होता होगा 3r। तो पहले इतनी एनर्जी थी बाद में इतनी हो जाती होगी, तो एनर्जी दी कितनी गई होगी, इनका डिफरेंस। तो जब आप इनको माइनस करोगे तो आपका ए ऑप्शन आएगा। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जाता है एक शीट को प्लेस किया जाता है ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इन फ्रंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल। कहता मैग्नेट के सामने एक शीट को रख दिया, तो सीधी सी बात है कि अगर ये मैग्नेटिक हुई तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो अगर कोई इसको होल्ड करके रखना चाहता है इसी जगह पे तो उसको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ए सही हो गया, है ना। नॉन मैग्नेट हुआ तो होल्ड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए ये गलत हो गया। तीसरे में आते हैं, मूव द शीट अवे। भाई जब होल्ड करने के लिए फोर्स लगाना पड़ रहा है तो मूव करने के लिए भी फोर्स लगाना ही पड़ेगा, तो ये भी सही हो गया। एंड नॉन मैग्नेटिक नॉन कंडक्टिंग में नहीं लगाना पड़ेगा, तो सीधा सीधा ए और सी आंसर आ जाएगा। ये भी थियोरेटिकल ही था पूरा। इसमें मैक्सिमम करंट पूछा जा रहा है, जो कि होता है V0/XC। ये V0 नहीं दिया हुआ है, ये VRMS दिया हुआ है ना। तो यहाँ से V0 आ जाएगा 210√2 और XC क्या होता है 1/ωc, एंड ओमेगा कितना होता है 2πf। अब देखो कैपेसिटेंस भी दिया हुआ है आपको और फ्रीक्वेंसी भी आपको दी हुई, तो आप इसमें वैल्यू रख के सही आंसर तक पहुंच सकते हो। सॉल्व करके मैंने चेक कर रखा है, आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला जाता है कि एक ऑब्जेक्ट को इन्होंने हीट कर दिया, ठीक है, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से इसके अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेस आ गया होगा, तो वो स्ट्रेस की वजह से जो फोर्स है वो पूछा जा रहा है, ठीक। तो हमने लगाया हुक्स लॉ, हमने लिखा स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू डेल्टा L/L, और इसकी वैल्यू आप जानते हैं अल्फा डेल्टा टी होता है, तो ये बना F/A। तो यहाँ से F आ जाएगा YA अल्फा डेल्टा टी। आई थिंक सब कुछ दिया हुआ है, देखो यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, एरिया भी दिया हुआ है, अल्फा चाहिए होगा, ये है अल्फा। डेल्टा टी होता है टेम्परेचर डिफरेंस या टेम्परेचर में चेंज, तो 0 से 100 डिग्री कर दिया तो डेल्टा टी कितना होगा 100। तो अगेन इसमें आप वैल्यू रख के आंसर कैलकुलेट कर सकते हो।
दिस इज वाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला जाता है कि एक आयरन बार था जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m था, इसको बीच से बेंड कर दिया गया, मान लो ऐसा मैग्नेटिक मोमेंट था, तो इसका m/2 और इसका m/2 हो जाता, ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। तो इस m/2 और इस m/2 के बीच में कितना एंगल हुआ, 120 डिग्री। एंड 120 डिग्री पे अगर m/2 और m/2 को ऐड किया जाए तो वो m/2 ही आ जाता है ना, इसलिए इसका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। कहता है कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट किया जाए और इसकी प्लेट्स को क्लोज लाया जाए तो क्या होगा। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू CV एंड C इज एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो अगर आप इनको प्लेट्स को क्लोज लाओगे तो D डिक्रीज होगा, चार्ज बढ़ेगा, तो चार्ज बढ़ेगा, A आ गया। फिर कहता है एनर्जी बढ़ेगी या नहीं, तो वो कैसे पता करें। ऐसे कर सकते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला हाफ Q इंटू V होता है, तो चार्ज बढ़ रहा है तो एनर्जी भी बढ़ जाएगी, तो ये गलत हो गया क्योंकि इसमें डिक्रीजेस बोला है। कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा क्या, यहीं से दिख रहा है, यही कैपेसिटेंस होता है, डी को कम करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, तो ये सी आ गया। फिर क्या कहता था, रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स द सेम। यहां से देख सकते हो द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगा, 2/v, जो कि कांस्टेंट है ना, तो ये सेम रहेगा, तो डी ऑप्शन भी सही हो गया। फिर ई में आते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज है ना, मतलब कि एनर्जी बढ़ेगी। उसके क्या क्या आ जाएंगे, ए सी डी ई, काय में लिखा है ए सी डी ई, ए सी ई बस लिखा हुआ है, डी को ये लोग गलत बता रहे हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या कहता है, द रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स द सेम। यार डी भी सही हुआ ना इसका, तो अब ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, इन्होंने इसी वजह से ये भी लिखा है, देन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है, तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर देख लो। एक काम करो, गलत कौन सा है, बी गलत है ना, तो जहां जहां बी आपको दिख रहा है उस पर तो टिक नहीं मारना है, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट यही बचा। बाकी यहाँ इनको डी भी लिखना चाहिए था, द रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, मैं ही गलत पढ़ रहा हूँ है ना, मैं ही गलत पढ़ रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ ले रहा हूँ, ये पोटेंशियल है। तो ये क्या पूछ रहा है हमसे, द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल रिमेन्स द सेम। तो देखो Q तो बढ़ रहा है ना, तो ये भी बढ़ता ही होगा, तो इस वजह से डी भी गलत हो जाएगा, है ना। चार्ज बढ़ रहा है तो Q/V भी बढ़ेगा, सेम नहीं रह पाएगा, तो डी गलत होगा, है ना। तो आंसर इसका हो जाएगा ए सी ई, सेकेंड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन फाइनली। फोर्स दिया हुआ है यहाँ, फिर मुझे गड़बड़ लग रही है, पक्का अल्फा टी स्क्वायर होता होगा। कहता है कौन सी चीज डायमेंशन लेस है, तो देखो F इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी है, ये फोर्स है, तो ये भी फोर्स होता होगा, ये भी फोर्स होता होगा, तो अगर मैं फोर्स बाय फोर्स कर दूं तो डायमेंशन लेस चीज हाथ आनी चाहिए, तो ये डायमेंशन लेस होता होगा, अल्फा टी बाय बीटा, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। इसी के साथ डिस्कशन खत्म होता है।